तो मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे भारत के संविधान के रचयिता श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को सादर मालार्पण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोदी जी को। पंडित दीनदयाल जी द्वारा दिए गए मंत्र एकात्म मानवता को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी गरीब, दलित और पीड़ितों की बेली है, जो वंचितों के विकास के लिए कार्य तत्पर है। आंखों में सपने और दिल में विश्वास, भारत के विकास की मन में है प्यास, ऐसे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर भारत को 21वीं सदी में फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। सुशासन द्वारा सबका साथ, सबका विकास जिनका संकल्प है, जो देश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का विश्वास रखते हैं, जिनके लिए देश का युवा सिर्फ वोटर नहीं पावर है, जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सर्वसम्मिलित विकास के नए आयाम प्रस्थापित करने के नए नए विचार, नए सुझाव लेकर आए हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें और इस 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ जाएं। नमस्ते। देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों से मुझे आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करने का सौभाग्य मिला है। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर मैं रूबरू में आप तक पहुंच पाता, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, मैं कितना ही चाहूं हर जगह पे रूबरू नहीं पहुंच सकता हूं। फिर भी मैंने कोशिश की है हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने की। अब आपके पास पहुंचने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी मेरी मदद कर रही है। आज 14 अप्रैल है। आसाम में बिहू के पर्व की मेरी शुभकामनाएं, पंजाब में वैशाखी के पर्व की शुभकामनाएं और तमिलनाडु में भी आज नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। मैं देश के भिन्न भिन्न कोने में अनेक राज्यों में आज का दिवस एक विशेष पर्व का दिन होता है। मेरी तरफ से उन सभी राज्यों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल एक और दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दलितों की दिवाली है। आज ही तो बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। यही महापुरुष हैं जिसने हमें संविधान दिया, जो संविधान के तहत पार्लियामेंट, एमपीज, सरकार, ये सभी उस संविधान की बदौलत है। एक प्रकार से ये चुनाव भी उसी का नजराना है। भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन भर संगठित बनो,
शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये मंत्र दिया है। मैं आज बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है बाबा साहब आम्बेडकर ने तो छुआछूत खिलाफ जंग छेड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक छुआछूत के रंग को इतना अपने आप को रंग लिया है कि वे देश को भी राजनीतिक छुआछूत के रंग में डुबो रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी के शहजादे, उनको अपने परिवार से कोई बाहर का इतिहास पता ही नहीं है। उनके लिए उनका परिवार वही उनका इतिहास है, वही उनकी भूगोल है, वही उनके सपने हैं। और इसीलिए दिन रात शहजादे जी बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करते हैं। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, सारे अधिकार दिए, सारे हक दिए, लेकिन शहजादे जी कहते हैं नहीं, हमने दिए। शिक्षा का अधिकार हमने दिया, खाने का अधिकार हमने दिया, जानने का अधिकार हमने दिया। भारत के संविधान में सारे हक है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिए हुए हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है जो संविधान की इन भावनाओं को भी दबोच करके बैठी है, उसी का ये परिणाम है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जरा बताइए शहजादे जी, भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वाणी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बोलने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? सच बोलने के लिए ताकत दी है कि नहीं दी है? जरा बताइए तो मैडम सोनिया जी, शहजादे जी, अगर वाणी स्वतंत्रता अधिकार होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बोल पा रहे? उनके चेहरे मुंह पे क्यों ताला लगा है? और ये ताला किसने लगाया है? और इसलिए मैं कहता हूं कि इनको भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति, देश के भविष्य के प्रति कोई भी लेना देना नहीं है। अब कभी कभी लगता है शहजादे जी को कहूं तो क्या कहूं। शायद उम्र में तो वो जन्म तारीख के कारण बड़े होंगे, लेकिन मन बचपन वाला है। बचपन वाला जो मन है ना, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए तो उनको बार बार टॉफी याद आती है। मैंने आज सुना, आज वो किसी प्रदेश में गए थे तो टॉफी की चर्चा कर रहे थे। खैर, बालक मन को टॉफी की जब बात करता है तो बहुत टॉफी दिखती है, रुपये 2 रुपये वाली। लेकिन अगर पुख्त मन होता, मैच्योर दिमाग होता, तो टॉफी का एक बड़ा और भी दुनिया में स्थान होता है। जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो ट्रॉफी जीत करके मेरा देश लेकर के आता है तो सीना तन जाता है। शहजादे जी, आपको मालूम है, देश विदेश की 300 से ज्यादा ट्रॉफी प्राप्त करने का काम गुजरात मॉडल ने किया है, और आप ही की सरकार ने ट्रॉफी देने का काम गुजरात मॉडल को किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है। हम ट्रॉफी लाने वाले लोगों में से हैं, पराक्रम कर करके लाने वाले लोगों में से हैं। वो बच्चों वाली रुपये 1.5-2 रुपये वाली टॉफी, ये बच्चे मन का काम होता है। पुख्त मन का काम तो विकास की सब स्पर्धा करके, नई नई ऊंचाइयों को पार करके, दुनिया को परास्त करके टॉफी जीत करके आना, ये गुजरात ने मॉडल बनाया है। लेकिन आपके गले नहीं उतरेगा, आप में की समझ भी नहीं है, और आपके ताकत के बाहर का विषय है। आपकी पार्टी को पूछते हैं तो पता चलता है। इतना ही नहीं, शहजादे जी, आप जिस परिवार से आते हैं,
आपकी पार्टी ने आपको भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। अधिकृत रूप से भले न किया हो, तब आपके एक एक शब्द में जिम्मेदारी का एहसास होना ये देश की अपेक्षा रहती है। आपकी सरकार है, क्या आप आपकी सरकार में भरोसा करते हैं? मैं शहजादे जी आपको सीधा सीधा पूछता हूं, आपकी सरकार जो आंकड़े देती है उसमें आपका भरोसा है? आपकी माता जी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, वो राजीव गांधी फाउंडेशन जो रिपोर्ट देता है उसमें आपका भरोसा है? अगर आपका भरोसा है तो जरा वो सारी चीजें रिफर कर लीजिए। दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, श्रीमान शहजादे जी आपकी सरकार, उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगारी कहीं है, उस राज्य का नाम गुजरात है। शहजादे जी आप ही की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कहा है कि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जितने लोगों को रोजगार मिलता है पूरे देश में, उसमें पिछले 10 साल में अकेले गुजरात ने, फिर सुन लीजिए, कॉफी बाद में खाइए, पहले सुन लीजिए शहजादे जी, ये टॉफी खाने में तो बचपन यूं ही बीतता जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपकी दिल्ली की सरकार कह रही है कि 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो रोजगार दिए गए उसमें अकेला गुजरात 57% यानी कि 57% रोजगार अकेले गुजरात ने दिए हैं। बाकी 45% में पूरा हिंदुस्तान समेट गया है, जिसमें आपकी सभी राज्य सरकारें भी है और आपकी दिल्ली की सरकार भी है। कुछ तो सच बोलो जी। और मैं मीडिया के मित्रों को विनती करता हूं कि अनाप शनाप जो शहजादे आंकड़े दे रहे हैं जरा वेरीफाई तो करो, जरा चेक करके देश के सामने रखो ना। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कांग्रेस मन से चुनाव हार चुकी, ऐसे निराशा की गर्त में डूबी हुई है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आप मुझे बताइए, गंगा यमुना की ये धरती, राम कृष्ण की ये धरती, मेरे सामने मैं देख रहा हूं हरिद्वार, दूर दूर तक मुझे भीड़ नजर आ रही है। जरा हरिद्वार वाले मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हर हर गंगे। हाँ, सुनाई दिया, दिखाई दिया। हरिद्वार वाले हाथ ऊपर करके हर हर गंगे का बुलंद आवाज कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश गंगा यमुना राम और कृष्ण का, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, मैं हैरान हूं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अब हमें संस्कृति के पाठ पढ़ा रही है। क्या हमें संस्कृति के पाठ उनसे पढ़ने पड़ेंगे? मैडम सोनिया जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, कुछ मर्यादा रखिए। हमारे देश के लोगों को, हमें हमारी संस्कृति हमें आपसे सीखनी पड़ेगी, हमारी रगों में है।
त्याग और तपस्या का अधिष्ठान पर कि मेरी भारत माता खड़ी है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आप सब जो आज मेरे सामने जो बैठे हैं, 17 तारीख को आप मतदान करने के लिए जाने वाले हो। ये चुनाव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बार देश में देखा गया है कि चुनाव घोषित होने के साथ साथ चुनाव का परिणाम भी घोषित हो चुका है। लोगों ने मान लिया है अब दिल्ली सरकार का जाना तय है। लोगों ने यह भी मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए भारी बहुमत से विजयी होने वाली है। 16 मई को देश के भविष्य की नींव रखने का एक महाअभियान आपके मतदान से होने वाला है। मैं मतदाता भाइयों बहनों और विशेष करके नौजवान मतदाताओं को प्रार्थना करता हूं, अब देश के लिए प्रयोगों का समय नहीं है। अब देश के लिए ये करूं या न करूं इस उलझन का समय नहीं है। देश में आज मक्कम निर्धार के साथ निर्णय करने का समय है। आधे अधूरे मन से काम करने का वक्त नहीं है। जब ये सरकार जा ही रही है, कांग्रेस डूब रही है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि अब हम दिल्ली में बहुत ही मजबूत सरकार बनाए। पिछले 25 साल में देश को न मिली हो ऐसी मजबूत सरकार देना नौजवानों आपका कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भविष्य का आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नौजवान मित्रों, सोचो अगर ये 5 साल ढीले डाले गए, हल्के फुल्के गए, मक्कम निर्णय की ताकत के बिना की सरकार बन गई, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? मेरे नौजवान मित्रों, सबसे ज्यादा नुकसान उन नौजवानों को होने वाला है जो 25 से 35 के बीच में है, जिनका भाग्य का ये उत्तम काल है। मेरे नौजवान साथियों, आपके जीवन का ये उत्तम काल है। ये चुनाव आपके जीवन का उत्तम अवसर है। आप ऐसा काम कीजिए, पूरे देश में माहौल बनाइए और आप ही नेतृत्व कीजिए देश में मजबूत सरकार बनाने का, क्योंकि मजबूत सरकार ही आपका भाग्य बदलेगी। अगर ये मौका खो दिया तो 5 साल आपके कैसे जाएंगे? पिछले 10 साल में देश के नौजवानों का क्या हुआ? तबाही हो गई भाई। अगर उन नौजवानों को हमने ताकत दी होती क्या होता? ये आज शाहजादे जी सुनिए तो बातें बताते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, माफ करना मेरा गला जरा ज्यादा ही खराब है तो भारत सरकार ने हमारे वित्त मंत्री, तो कांग्रेस में तो एक से बढ़कर एक सब बुद्धिमानों की फौज लगी हुई है, वो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान मानते हैं। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए बजट की योजना की, 30,000 करोड़ रुपीस, और 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट विद सर्टिफिकेट एक गोल के साथ काम शुरू किया। आपको मैं बताऊं क्या किया इन्होंने? मुश्किल से 18,000 लोगों को सिर्फ ये लाभ मिला है। कहां 30,000 करोड़ रुपए, कहां 10 लाख लोग और कहां 18,000 लोग। बताइए मुझे भाइयों, ये किसकी जिंदगी में रुकावट पैदा हुई? ये किसकी जिंदगी की तबाही हुई? ये काम कौन करेगा? और इसलिए मैं आपको कहता हूं भाइयों, सारा रिस्क, सारा संकट अगर सरकार मजबूत न बनी तो नौजवान के कंधों पे आने वाला है। इन दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा
और मैं भी उस चर्चा के संबंध में आप ही की तरह चिंतित हूं। क्या राजनीति का अपराधीकरण होने देना चाहिए? क्या अपराधी प्रवृत्ति राजनीति में बढ़नी चाहिए? एक जमाना था कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए, कुछ दलों ने सत्ता हथियाने के लिए अपराधियों का उपयोग करना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे अपराधियों ने भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में खुद के ही पैर जमाना शुरू कर दिया। फिर अपराधियों को भी लगा कि हम औरों को मदद करके जिताएं, उसके बजाय हम ही क्यों न जीत जाए। भाइयों बहनों, देश का दुर्भाग्य हुआ कि जन सेवा में से जो नेतृत्व पैदा होता था, ये कांग्रेस कल्चर के कारण, ये विकृत राजनीतिक प्रकृति के कारण बंदूक की नली में से नेतृत्व पैदा होने लग गए। मैं आज देशवासियों को मेरे मन की बात बताना चाहता हूं। आज भले ही राजनीतिक दलों की शायद मजबूरी बनी हो, लेकिन इसका उपाय हो सकता है। भारत की राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जा सकता है, और मैंने मन में ठान के रखी है। मौका दीजिए। बात हमने तय किया है, एक बार जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा, और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाए। जो अपराधी नहीं है लेकिन झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको मुक्ति मिल जाए। एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। फिर जितने चुनाव लड़े हैं एमएलए और एमपी का, और उन पर कोई मुकदमे हो, उनके केस चलाए जाए, और बाद में पंचायतों में, कॉरपोरेशन में जाया जाए। 5 साल के भीतर भीतर भाइयों बहनों, मैं ये काम करके जाना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। हिंदुस्तान की राजनीति में अपराध मुक्ति का अभियान ये सिर्फ भाषण करने से होने वाली बात मैं नहीं मानता हूं, उपदेश देने से होने वाली बात बता रहा नहीं हूं। मैं मक्कम निर्धार के साथ, टाइम बाउंड कार्यक्रम के साथ अपराध मुक्त राजनीति, और मुझे उसमें सज्जन लोगों की मदद चाहिए, प्रामाणिक पवित्र लोगों की मदद चाहिए, और वो उसमें कोई भी दल होगा, मेरे ही पार्टी का कोई क्यों न हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अपना पराया का खेल नहीं होगा। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। किसी ने ये हिम्मत नहीं की है, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसा मेरा संस्कार है, जैसे जिस संस्कृति को मैंने अपनाया है, परमात्मा मुझे काम में मदद करेगा। मुझे वीर बांकुरे जरा हाथ ऊपर करके महाराणा प्रताप का जय जयकार करिए। जरा चित्तौड़गढ़ के बांकुरे जरा हाथ ऊपर करके महाराणा प्रताप का जय जयकार कीजिए। वाह, शाबाश, दिख रहा है। ये मेरा भिलवाड़ा दिख रहा है। आज भिलवाड़ा में काफी लोग नजर आ रहे हैं। भिलवाड़ा के लोग जरा भारत माता की जय करो। ये बरेली इतनी बड़ी मात्रा में बहनें आई हुई है, जरा भारत माता का जय जयकार करिए बरेली वाले। ये उधर सीतापुर, वहां तो अंधेरा शुरू हो गया ऐसा लगता है।
सीतापुर के लोग शाबाश, धार के लोग वाह, धार के लोग नजर आने लगे, शाबाश। देखिए पूरा देश, कैसा मेरा बड़ा सौभाग्य है, पूरे देश को मेरे सामने देख रहा हूं और क्या उत्साह देख रहा हूं मैं, क्या तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, क्या उमंग दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मतदान का विश्व विक्रम कर दीजिए इस बार, भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीट दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए,